Welcome to ABPN Multiplication Group. Now let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है एबीपीएन एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में, कुछ जो है देखे थे मैथ्स में, वहाँ से जो है हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और देखे थे कुछ हम विषम संख्या के बारे में जाने थे और आज हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या, या इसी को हम बोलते हैं प्रधान संख्या। प्रधान संख्या, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब देखिए यह है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी जानेंगे और फिर जो है ताकि संख्या से संबंधित कोई भी परेशानी ना रहे, आज हम पूरा जो है संख्या का परिभाषा जो हम बता रहे हैं वह ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसका कुछ और बेहतर जो है कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे ताकि जो है आप बेहतर कर सके घर बैठे भी इस ऑनलाइन माध्यम से भी। ठीक है, तो चलिए, अभाज्य संख्या है क्या, तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या, यानी कहता है क्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटे, उसे हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी को हम रूढ़ संख्या, प्रधान संख्या और प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए, जो संख्या एक और स्वयं से कटे, बाकी कोई संख्या से ना कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और इसको हम जैसे में यदि देखें, जैसे तो देखिए, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 लेते हैं। अब इसको हम काटना चाहें तो ये 1 से कटेगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, फिर जो है 2 को हम 2 से भी भाग देंगे तो 2 का 2 कट जाएगा। इसको भाग दीजिए तो 1 से कट जाएगा, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी संख्या का भाजक होती है, मतलब सभी संख्या को वह काट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो काट देगी, 1 तिहाई 3, फिर 3 को हम 3 से यदि भाग लगाते हैं तो 3 एका 3 और ये भी कट जाएगा। 4 को यदि हम लगाएंगे तो 1 से भी कटेगा, 1 चौका 4, और फिर 4 को हम 4 से भाग लगाएं तो 4 एका 4 कटेगा। लेकिन इसके अलावा भी यह 4 2 से कटता है, 2 दूनी 4, इस प्रकार से कट गया। इसको यदि देखें तो एगो 1 से कट रहा है, 1 पचे 5, फिर 5 से कट रहा है, 5 एका 5, 6 को देखें काट के, 1 से कट रहा है, 6 एका 6, 2 से यदि काटें तो 6 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, और 3 से अगर काटें 6 को तो 3 दूनी 6, ये भी कट जा रहा है। 6 से यदि 6 को भाग दें तो 6 एका 6 भी कट जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई कि यहाँ 2 जो है 1 से कट रहा है और फिर 2 से कट रहा है, मतलब 1 और स्वयं से कट रहा है। 3 को भी देख रहे हैं कि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। 4 को देख रहे हैं, 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, इन दोनों के अलावा एक और दूसरी संख्या जो कि 2 है उससे भी कट जा रही है। इसी कारण इस 4 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, और 5 को देखिए, 5 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या होगी। और 6 को देख रहे हैं, 1 से तो कट ही रहा है, 6 से भी कट रही है, लेकिन इसके साथ साथ 2 और 3 से भी कट जा रही है, इसीलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी।
आप लोग समझ गए होंगे। तब इसमें हम बहुत सारा जो है अभाज्य संख्या लिखते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो जैसे में हम लिखें तो देखिए, जैसे कि 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा इसी प्रकार से, और फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, डॉट डॉट इसी प्रकार से बहुत सारा जो है इस प्रकार से संख्याएं बन सकती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग याद रखेंगे कि 1 से 50 तक जो है 15 अभाज्य संख्या है। कितना है 15। और 50 से लेके 100 तक अगर कहा जाए कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। और यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यदि कहा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग देखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यदि कहा जाए तो हम लोग देखें कि 1 से 50 तक 15 गो और 50 से 100 तक 10 गो, टोटल 25 गो हो गया। यानी कि हम लोग याद रखेंगे कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या की संख्या होगी कितना होगा 25 होगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम और अगर देखें तब अभाज्य संख्या के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। और वो जानकारी क्या है कि कोई भी अभाज्य संख्या रहे तो वह 6 के ±1 के फॉर्म में जरूर होगा। ठीक है। यानी कोई भी अभाज्य संख्या 6 के ±1 के रूप में अवश्य रहेगा। अब देखिए, अब ऐसा हम नहीं कहेंगे, इसका विपरीत जो है सत्य नहीं है कि कोई भी संख्या इस रूप में रहेगा वह अभाज्य संख्या होगा, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा इस फॉर्म में जरूर रहेगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं, एक हम लेते हैं k के जगह 5 ले लेते हैं। ठीक है। यानी 6 गुना 5 ±1, इसका मतलब हो गया कि 6 में 5 से गुना करके एक बारी 1 को जोड़ेंगे और एक बारी 1 को घटाएंगे। तो देखिए, तो 6 × 30 और 1 31 हो गया, 1 जोड़े तब, और 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 6 × 30 में से 1 गया 29। यानी यह दोनों संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। लेकिन हम इसी प्रकार से और यदि हम कोई जैसे लेते हैं, जैसे देखिए हम ले लेते हैं इसके जगह पे 9 ले लेते हैं। ठीक है। तो 9 के देखिए तो 6 गुना 9 ±1, तो इसको हम 6 में 9 को गुना करके एक बारी 1 को जोड़ेंगे और एक बारी 1 को घटाएंगे। तो 9 × 6 = 54 और 1 55 हो गया, और 9 × 6 = 54 और 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 53 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है 53 जो एक और स्वयं से कटती है, मतलब यह जो देख रहे हैं यह अभाज्य संख्या है। लेकिन 55 को देख रहे हैं तब 55 तो एक और अपने आप के अलावा यह 5 और 11 से भी कट जाती है, जिसके कारण यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहें कि देखिए तो यह 6 के ±1 के रूप में यह है, लेकिन यह तैयो जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ से माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए कि कोई भी अभाज्य संख्या 6 के ±1 के रूप में होता है। लेकिन जो संख्याएं 6 के ±1 के रूप में हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है। तो आप जो है इतना अभाज्य संख्या से जो है जानकारी ले सकते हैं। अगला हम देखें अभाज्य संख्या के बाद, तो वह है हमारा अभाज्य के जस्ट उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए
अभाज्य के उल्टा क्या होगा? भाज्य। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या। तब भाज्य संख्या में देखिए, इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, यौगिक संख्या। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और इसको संयुक्त संख्या के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब यह कहता है कि भाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्या के एकदम विपरीत होती है। इसका मतलब अभी अभाज्य संख्या के परिभाषा देखे थे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी और दूसरी संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते थे? अभी बोले हैं अभाज्य संख्या, लेकिन भाज्य संख्या में बोलेंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप लोग बोलिए, हमें जो है सुनाई दे देगा। क्या बोलेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे अभी देखे थे कि एक तो ना भाज्य है और ना अभाज्य है, क्योंकि एक यहां पर ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से कट जाती है। तब देखिए यहां पर ही अभी परिभाषा जो है यही जानने योग्य है, और इसको हम अभाज्य संख्या के इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो आगे की कक्षाओं में वही परिभाषा जो है हम लोग लागू करेंगे। ऐसे यह परिभाषा को हम लोग लागू आगे नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं। वहां पे समझना होगा कि एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या हम लोग 2 से पढ़े थे। अब इसमें देखे 2, 3, 4, तो 2, 3 तो ये हो गया था अभाज्य संख्या, तो इसीलिए जो भाज्य संख्या होगी वह 4 से शुरू होगी, यानी कि 4 होगी, 5 तो नहीं होगी, और उसके बाद 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, फिर 15, 16, 18, ... इस प्रकार से जो है यह भाज्य संख्या होती है। और अगर पूछा जाए यहां से क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। लेकिन यदि आपको इससे पहले वाला परिभाषा में यदि पूछ दिया जाता कि एकमात्र सम संख्या कौन है जो अभाज्य है, तो याद हम लोग रहेंगे कि एकलौता, पहले के वीडियो में जो है बतलाया हुआ है, एकलौता सम अभाज्य, सम अभाज्य वह कौन है, तो याद रखेंगे 2 है। 2 जो है एकमात्र पूरे अभाज्य संख्या में यह ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो आप जो है यहां से याद रखिएगा इस प्रकार से। अब आगे हम लोग देखें तो कुछ इसी से मिलता जुलता है, जिसका नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या नाम है? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या तो कहता है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका बीच का डिफरेंस 2 का हो, यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे तो देखिए कहेगा जुड़वा अभाज्य संख्या, तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो।
जिसके बीच का अंतर 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखें यदि तो देखिए तो एक 2 एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है। ठीक है, तो यह 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7 को देखें, ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर आगे यदि देखें 11 और 13 को, तो ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर देखें हम आगे यानी कि फिर कितना 17 19 को देखें, ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना है? 2 सब के बीच का डिफरेंस है, इसीलिए सब जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। एक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था कि 1 से 100 तक कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी कै गो 1 से 100 तक जो है जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो आप लोग देखिए अभी सभी को जो है हम लोग लिख रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 गो हो गया। फिर बताइए 19 के बाद जो है हम लोग देखें तो 23 है, और फिर उसके बाद हम देखें तो 23 के तो अगल बगल कोई और नहीं है, 25 नहीं है। फिर उसके बाद 29 31 है, 29 31। उसके बाद हम आगे देखें तो 37 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 41 43 हो जाएगा। और फिर आगे और देखें तो कौन होगा? 43 के बाद फिर हम लोग देखें तो 47 और 47, उसके बाद फिर नहीं होगा। और एक और देख लेते हैं 53, एक नहीं होगा, यानी कि 53 भी नहीं होगा। 53 के बाद जो है 55, तो वो भी जो है जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 59 61, हाँ 59 61 ये हो जाएगा। इसका भी बीच का अंतर कितना है? सबका डिफरेंस देखते जाइए, 2 का है। अब फिर 59 61 के बाद आगे देखें, तब फिर आगे बढ़ जाइए यहाँ पे 63 तो नहीं होगा यहाँ पे। और उसके आगे कुछ सोचिए, आप लोग भी जो है साथ साथ सोचकर और कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं। और 63, उसके बाद हम लोग 66 67 है, 67 और 69 नहीं, 69 भी नहीं होगा। फिर 71 और 73, 71 और 73, 71 73 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जोड़े तो देखिए तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही होगा। और आगे फिर और देख लेते हैं, 73 के बाद 83 तो नहीं होगा, फिर 91 नहीं, और फिर 93 95 वो भी नहीं होगा। यानी कि हम देखें तो 8 होगा, एक और होगा तो आप जो है उसको लिख सकते हैं। और ऐसे हम लोग देखें 1 से 100 तक कुल जो है कितना जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया? तो 8 हो गया। तो इस तरह से जो प्रश्न आएगा तो उसको जो है आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक से, जब आप याद रखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या तब। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो वह है सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। कहता है कि वैसी 2 संख्या, अभी 2 संख्या में दोनों संख्या या तो अभाज्य भी हो सकती है, अभाज्य एक हो सकती है, एक नहीं भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरह से संख्याएं हो सकती है। तो वैसी 2 संख्या जिनका महसा एक हो, वैसी 2 अभाज्य संख्या, या वैसी 2 संख्या, याद रखेंगे वैसी 2 संख्या ही, वैसी 2 संख्या जिसका कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो महसा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें तो महसा बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड या महसा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? महसा। उभयनिष्ठ गुणनखंड या महसा बराबर 1। वैसी 2 संख्या जिसका महसा या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं।
और हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम 5 ले लिए और एक 8 ले लिए। अभी दोनों को हम मासा निकालेंगे, चाहे इसका गुणनखंड करिए तब 5 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 होगा, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 4 गुना, भले सॉरी यहाँ पे 1 होगा इसका गुणनखंड, 1 और 5 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 और 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि देखें, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है तो देखिए, तो यहाँ पे 1 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका 1 हो वैसी दो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसका या तो मासा भी निकाले तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए 5 यहाँ पे गुणनखंड जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को, कौन कौन संख्या ऐसी है जो काटती है। ठीक है, तो 5 को देखिए काटने वाला कौन कौन है, 1 है 5 है। 8 को काटने वाला कौन है, 1 भी है 2 भी है 4 भी है और 8 भी है। तो ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक और देखें हम एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों का दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका बीच का जो है कॉमन गुणनखंड 1 ही होगा, 1 ही होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका जो है गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, तो 1 तो दोनों में कॉमन हो जाता है, इसीलिए 1 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा और इस प्रकार से यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं 5 और देख लेते हैं 17, 5 और 17। तब 5 के देखें गुणनखंड तो कितना है, तो यहाँ पे 1 है और 5 है। 17 को देखें तो 1 है और 17 है। तो यहाँ पे देखें दोनों जो है अभाज्य संख्या है, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, तो यह संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ से जो है प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो इसे याद रखिएगा कि वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए अगला जो संख्या है उसको नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, अब संपूर्ण संख्या जानिए, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट नंबर क्या है, कहता है कि वैसी संख्या जिसका कुल गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंड का योग संख्या मान से दुगुना हो, क्या हो, दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका कुल गुणनखंड यानी उसका टोटल गुणनखंड निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे, और सभी को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो जितना संख्या रहेगा उससे दुगुना आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि संपूर्ण संख्या है। जैसे हम देखें 6, क्या देखें 6, तो 6 का गुणनखंड देखिए, यानी 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। और इन गुणनखंडों का योग यदि हम करें योग, तो 1 + 2 + 3 + 6, तो 6 3 9 और 9 2 11 और 1 कितना आ गया, 12, यानी कि संख्या कितना था 6, इसका गुणनखंड का योग कितना आ गया, 12। अतः
अतः 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 6 जो है आखिर संपूर्ण संख्या है तो कैसे है। अब इसी प्रकार से एक और आता है 28। तो हम 28 का भी गुणनखंड देखें। 28 का गुणनखंड, तो 28 का गुणनखंड देखिए 1 होगा, यानी कि 1 जो है 28 को काट देगी, फिर जो है 2 भी जो है काट देगी, 3 तो नहीं काटेगी, यानी 4 फिर उसके बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन गुणनखंडों का योग निकालें तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब जोड़िए 28 और 28 और 2 30 और 31, 31 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, 35 और 7 42 और 42 और 14 जोड़े तो 56 हो गया। ठीक है, तो संख्या था 28 और 28 का दुगना यहाँ पे आ गया 56। अतः यहाँ कहेंगे 28 एक संपूर्ण संख्या है। 28 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संपूर्ण संख्या को भी देख लिए, जाने समझे, और हम आगे इसी प्रकार से बढ़ें। तो आप जो इसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर करके जो है नोट कीजिए। ठीक है, हम इस प्रकार से जो है इसको लिख दे रहे हैं ताकि जो है आपको लिखने में सुविधा हो, आसानी हो। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग बढ़ें। चलिए, आप जो है देखिए वीडियो जब भी देखिए तो आप जो है अपने मन में ही जो है यस और नो जो है जरूर बोलिए। जब भी यदि हम बोले कि आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है हाँ बोले, नहीं आ रहा है तो नहीं बोले, और फिर नहीं कहकर अब वीडियो को पीछे से फिर से आप देखें तो आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल जो है आप क्लास का अनुभव कर सकते हैं। आप जो है हमारे साथ बने रहिए, आपको जो है जरूर अच्छा लगेगा। अब देखते हैं हम आगे। संपूर्ण संख्या तो देख लिए, कुछ हम भागा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि जब इस तरह से भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल, और जो यहाँ पे लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। और जिसमें जो है भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है, भाज्य। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग याद रखेंगे कि अगर भाज्य का वैल्यू निकालना है तो भाज्य बराबर यहाँ से याद रखेंगे एक फार्मूला कि ये दोनों को गुणा करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यानी कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यह क्या निकल जाएगा, भाज्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाज्य का यह फॉर्मूला निकालेंगे, और यदि हम निकालना चाहें यहाँ से भाजक या भागफल का वैल्यू निकालना चाहें तो शेषफल के उधर भेजना होगा, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा, तो भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल। तो ये भी जो है फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे तो केवल एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप बहुत सारे फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इतना जो है यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। और आगे हम इससे कुछ और जानकारी देखते हैं, तो उसका नाम है, कुछ ये भी जो है जानकारी रखना है स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान को जो है आप लोग कहीं कहीं जातीय मान के भी नाम से देखे होंगे। जातीय मान या इसको वास्तविक मान भी बोला जाता है। ठीक है, जातीय मान या वास्तविक मान, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तब यहाँ पे समझिए कि यह दोनों जो है क्या है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं अभी। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान जो होता है वह स्थान को बताता है। स्थानीय मान वैसा मान होता है, कोई भी संख्या का वैसा मान जो स्थान को बताता है कि कौन से स्थान पे है, उसको स्थानीय मान बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे संख्या ले लिए 4 3 5 2 इतना ले लिए। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि बताइए इस 3 का स्थान क्या है। 3 का स्थान क्या है, तो हम लोग इकाई दहाई पढ़ेंगे, यानी कि बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब ये हजारवें स्थान पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3000। इसका मतलब 3 का स्थान पूछे तो 3000 लिखेंगे। इसमें यदि हम एक और ले ले एग्जाम्पल 5 3 4 1 2 5, इसमें यदि हम पूछें कि 4 का स्थान क्या है या 1 का स्थान क्या है, तो इकाई दहाई पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। इसका मतलब सैकड़वा स्थान पे है, तो इसको 100 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसमें 5 का स्थान क्या है, तो पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसका मतलब इसको हम 50,000 लिख सकते हैं, यानी कि 10,000वां स्थान पे है, तो इसको हम 50,000 लिखेंगे। यही हमारा स्थानीय मान है। अब जो है कभी कदार जो है आपको मिल जाएगा दशमलव वाला स्थानीय मान। तो दशमलव वाला स्थानीय मान को कैसे बनाएंगे, तो जैसे उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। जैसे दे देगा 4.321, इतना में कहेगा 2 का स्थान बताइए, 2 का स्थान बताइए। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, अगर 0.5 लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दशमलव के इधर एक अंक है, इसीलिए 1/10, यानी 5/10 लिखते हैं। यानी नीचे क्या लिखते हैं, दशमलव की जितना अंक उधर है, जितना स्थान उधर है, उतना जो है 1 पे 0 बैठा के लिखते हैं। अगर 0.25 दे दिया जाए तो इसको हम 25, और दशमलव के 2 अंक है, इसका मतलब 1 पर 2 को 0 दे देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे पूछ रहे हैं 4.321, तो 2 का स्थान बताइए। तो देखिए तो 2 कैवां स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। तो दूसरा स्थान पे होने के कारण यहाँ पे हम पढ़ेंगे यह कौन सा है, मतलब यहाँ पे तो ये मिल रहा है, इधर जो है ये इसको कहेंगे दहाईवां स्थान। ठीक है, मतलब 1/10 को बोलते हैं दशांश, 1/10 को क्या बोलते हैं, दशांश। ठीक है, दशांश बोलते हैं। और 1/100 अगर मिलेगा तो इसको शतांश बोलते हैं, शतांश। और 1/1000 अगर रहेगा तो इसको सहस्रांश बोलते हैं, सहस्रांश। ठीक है, सहस्त्रांश, सहस्त्र मतलब 1000। तब यहाँ पे देखिए तो ये दहाई स्थान पे है। ठीक है, तो दहाईवें स्थान पे है, यानी कि दशांश है। ठीक है, तो दशांश है, इसीलिए 1/10 से गुना करेंगे, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये सैकड़वा स्थान पे है। ठीक है, अर्थात शतांश है, तो 1/100 लिखेंगे, और 2/100 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से 3 2 1 5 इतना में पूछ दिया जाए कि 1 का स्थान बताइए, तो कहेंगे 1 का स्थान बताना है, तो यहाँ पे गिनेंगे दशांश शतांश सहस्रांश। तो यानी 1 गुना सहस्रांश का मतलब क्या होता है, 1/1000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1000, और इस प्रकार से 1/1000 जो है इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो दशमलव वाला भी स्थानीय मान कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी जब हम मैथ को सोल्व करवाएंगे उस समय जो है काफी जो है इस प्रकार का उदाहरण लेकर आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि इस समस्या कोई भी किसी प्रकार से ना रहे। ठीक है, तो स्थानीय मान समझ गए। अब अंकित मान समझिए, यानी कि अंकित मान कहता है वास्तविक मान कहता है, यानी कि इसको फिर बोलते हैं जातीय मान, कि किसी भी संख्या में अंकों का जो अंकित मान होगा वह खुद होता है, स्वयं होता है। ठीक है, तो अगर देखिए तो 4 3 8 7 में अगर हम पूछे कि 8 का जो है अंकित मान बताइए, आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। अगर 5 4 3 2 में अगर 4 का
अति अंकित मान पूछे तो 4 ही होगा, मतलब कितना हूं बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाए और उसमें जिस भी अंक का पूछे अगर अंकित मान, वही जो है क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर 5 का अंकित मान तो 5 होगा, 6 का अंकित मान तो 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है अंकित मान निकालते हैं और स्थानीय मान निकालते हैं। तो आज जो है हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं ताकि आप लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप इसे समझते रहें, सीखते रहें और इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।